तो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ITI स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, जो हमारा भी ALP CBT 2 के लिए फिटर टर्नर मशीनिस्ट के 35 MCQ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे थे, तो उसकी क्लास 5 तक क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारी क्लास नंबर 6 है। तो इससे पहले अगर आपने बाकी के 5 वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और फ्रेंड, इसके अलावा आपने फिटर के 1000 टेक्निकल MCQ वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दिया है, वहां से जाकर भी आप उस प्ले लिस्ट को देख सकते हैं। और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोल रहा है, ब्रॉन्चिंग मशीन में कटिंग गति किस दिशा में होती है? इन विच डायरेक्शन डज द कटिंग मोशन ऑकर इन अ ब्रॉन्चिंग मशीन। जो हमारी ब्रॉन्चिंग मशीन रहती है तो उसमें जो कटिंग की गति रहती है वो किस दिशा में रहती है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? सर्कुलर वृत्तीय। ऑप्शन डी क्या हो रहा है? लीनियर रेखीय। ऑप्शन सी क्या हो रहा है? एलिप्टिकल मतलब वृत्तीय। ऑप्शन डी क्या बोला है? नन ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारी ब्रॉन्चिंग मशीन रहती है तो उसकी जो कटिंग की दिशा रहती है वो किस दिशा में रहती है? तो वो हमारी लीनियर मतलब रेखीय दिशा में कटिंग करता है। कौन? ब्रॉन्चिंग मशीन। तो क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, विच मैकेनिज्म इज यूज्ड इन अ ड्रिलिंग मशीन फॉर ऑटोमेटिक फीड। ड्रिलिंग मशीन में स्वचालित फीड के लिए कौन सा तंत्र उपयोग किया जाता है? जो हमारी ड्रिलिंग मशीन रहती है तो उसमें हमें अगर ऑटोमेटिक फीड देनी है तो ऑटोमेटिक फीड के लिए हम किस मैकेनिज्म का यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए बोला है बेल्ट ड्राइव। ऑप्शन डी बोला है रैक एंड पिनियन। ऑप्शन सी बोला है गियर ड्राइव। ऑप्शन डी बोला है चेन ड्राइव। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ड्रिलिंग मशीन में जब हमें ऑटोमेटिक फीड देनी रहती है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? तो उसके लिए हम रैक एंड पिनियन गियर का यूज करेंगे। तो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ ड्रिलिंग ऑपरेशन। ड्रिलिंग संचालन की मुख्य हानि क्या है? जो हमारा ड्रिलिंग ऑपरेशन वगैरह रहता है तो उसकी मुख्य हानि क्या रहती है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? हाई टूल वेयर उपकरण की अधिक घिसावट। ऑप्शन डी क्या बोला है? लो मटेरियल रिमूवल रेट कम सामग्री हटाने की दर। ऑप्शन सी क्या बोला है? रिक्वायर्स स्किल्ड ऑपरेटर कुशल ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी क्या बोला है? नन ऑफ दी अबव उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाई टूल वेयर उपकरण की अधिक घिसावट। तो जो हमारी ड्रिलिंग संचालन रहता है या ड्रिलिंग ऑपरेशन रहता है तो उसकी मुख्य हानि क्या रहती है? उपकरण की अधिक घिसावट मतलब हमारा जो टूल रहता है वो अधिक ऊष्मा तो उत्पन्न करता है, उसके अलावा अधिक घिसावट भी होती है। तो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ रिड्यूसर इन पाइप फिटिंग्स। पाइप फिटिंग में रिड्यूसर का क्या उद्देश्य होता है? जो हमारा पाइप फिटिंग ऑपरेशन वगैरह रहता है तो उसमें जो हमारा रिड्यूसर रहता है, रिड्यूसर का उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? टू इंक्रीज द पाइप साइज पाइप का आकार बढ़ाने के लिए। ऑप्शन ए क्या बोला है? टू डिक्रीज द पाइप साइज पाइप का आकार घटाने के लिए। ऑप्शन सी क्या बोला है? टू स्टॉप द फ्लो पाइप प्रवाह को रोकने के लिए। ऑप्शन डी क्या बोला है? टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो प्रवाह की दिशा बदलने के लिए। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू डिक्रीज द पाइप साइज पाइप का आकार घटाने के लिए पाइप फिटिंग में हमारे रिड्यूसर का उपयोग किया जाता है। मतलब जहां पर हमें पाइप की लंबाई को या उसके आकार को घटाना है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? तो उसके लिए हम रिड्यूसर का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पाइप्स इज बेस्ट सूटेड फॉर अनग्राउंड वाटर सप्लाई अंडरग्राउंड। निम्नलिखित में से कौन सा पाइप भूमिगत जल आपूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त है? मतलब जहां पर हमें अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई करना है तो उसके लिए हम किस प्रकार के पाइप का यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? GI पाइप। ऑप्शन डी क्या बोला है? HDPE पाइप। ऑप्शन सी क्या बोला है? PVC पाइप। ऑप्शन डी बोला है कॉपर पाइप। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, HDPE। तो जब हमें भूमिगत जल आपूर्ति मतलब अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई करना है तो उसके लिए हम HDPE पाइप का यूज करेंगे। तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ चेक वाल्व इन अ पाइपलाइन।
पाइपलाइन में चेक वाल्व का कार्य क्या रहता है? जो हमारी पाइपलाइन वगैरह रहती हैं तो उसमें जो हमारा चेक वाल्व रहता है, वाल्व के हमारे कई प्रकार रहते हैं, जैसे हमारा गेट वाल्व हो गया, चेक वाल्व हो गया, नीडल वाल्व हो गया। तो पूछा हमसे चेक वाल्व रहता है उसका पाइपलाइन में क्या कार्य रहता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है, टू रेगुलेट द फ्लो, प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, टू अलाउ फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली, केवल एक दिशा में प्रवाह की अनुमति देने के लिए। ऑप्शन सी क्या बोला है, टू मिक्स टू फ्लूइड्स, दो तरल पदार्थों को मिलाने के लिए। ऑप्शन डी क्या बोला है, टू स्टॉप द फ्लो कंप्लीटली, प्रवाह को पूरी तरीके से रोकने के लिए। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू अलाउ फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली, केवल एक दिशा में प्रवाह की अनुमति देने के लिए हम चेक वाल्व का यूज करते हैं। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन एल्बो फिटिंग इन पाइपिंग। पाइपिंग में एल्बो फिटिंग का कार्य क्या होता है? जो हमारा पाइप प्रणाली रहती है तो उसमें जो हमारा एल्बो रहता है जिसको हम 90 डिग्री पर सेट करते हैं, तो एल्बो फिटिंग का कार्य क्या रहता है? तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, टू ज्वाइन टू पाइप्स इन अ स्ट्रेट लाइन, दो पाइपों को सीधी रेखा में जोड़ने के लिए। ऑप्शन बी क्या बोला है, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, प्रवाह की दिशा बदलने के लिए। ऑप्शन सी क्या बोला है, टू रिड्यूस द पाइप साइज, पाइप के आकार को कम करने के लिए। ऑप्शन डी क्या बोला है, टू स्टॉप द फ्लो, प्रवाह को रोकने के लिए। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, प्रवाह की दिशा बदलने के लिए हमारा पाइप फिटिंग में एल्बो का प्रयोग किया जाता है। मतलब एल्बो हमारा क्या रहता है, 90 डिग्री में पाइपलाइन में जो पानी का प्रवाह रहता है तो उसकी दिशा को बदल देता है। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, विच बेंडिंग मेथड इज यूज्ड फॉर बेंडिंग लार्ज डायामीटर पाइप्स। बड़े व्यास के पाइपों को बेंड करने के लिए कौन सी विधि उपयोग की जाती है? जो हमारे लार्ज डायामीटर पाइप्स रहते हैं तो उन्हें बेंड करना है तो उसके लिए हम किस विधि का यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए क्या बोला है, रोटरी ड्रॉ बेंडिंग। ऑप्शन डी क्या बोला है, इंडक्शन बेंडिंग। ऑप्शन सी क्या बोला है, प्रेस बेंडिंग। ऑप्शन डी बोला है हैंड बेंडिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडक्शन बेंडिंग। तो जहां पर बड़े व्यास के पाइपों को बेंड करने के लिए करने की बात होती है तो वहां पर हम किस प्रकार के पाइप बेंडिंग मशीन का यूज करते हैं या बेंडिंग मेथड का यूज करते हैं? तो वो रहती है हमारी इंडक्शन बेंडिंग। तो क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज ब्रिनलिंग इन बियरिंग्स। बियरिंग में ब्रिनलिंग क्या होता है? जो हमारा बियरिंग रहता है तो उसमें जो ब्रिनलिंग रहता है वो क्या रहता है? तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, स्मॉल इंडेंटेशन ऑन द रेसवे, रेसवे पर छोटे गड्ढे। ऑप्शन बी क्या बोला है, एक्सेस लुब्रिकेशन, अत्यधिक स्नेहन। ऑप्शन सी क्या बोला है, कोरोजन ऑन द सरफेस, सतह पर जंग। ऑप्शन डी क्या बोला है, मिस अलाइनमेंट ऑफ द बियरिंग, बियरिंग का गलत संरेखण। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्मॉल इंडेंटेशन ऑन द रेसवे। जो हमारे रेसेस वगैरह रहती है तो उस पर छोटे गड्ढे पड़ जाना हमारे बियरिंग में ब्रिनलिंग होता है। मतलब जो रेसवे वगैरह रहती हैं तो उस पर छोटे छोटे गड्ढे पड़ जाते हैं तो वो हमारा क्या कहता है, ब्रिनलिंग कहलाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेट इन ऑर्डर इन 5S। 5S में सुव्यवस्थित करना, सेट इन ऑर्डर का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, अरेंजिंग आइटम्स फॉर इजी एक्सेस, आइटम को आसान पहुंच के लिए व्यवस्थित करना। ऑप्शन डी क्या बोला है, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टूल्स, उपकरणों की संख्या बढ़ाना। ऑप्शन सी क्या बोला है, ट्रेनिंग एम्प्लॉइज, कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना। ऑप्शन डी क्या बोला है, रिड्यूसिंग एम्प्लॉय सैलरीज, कर्मचारियों के वेतन को कम करना। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरेंजिंग आइटम्स फॉर इजी एक्सेस, आइटम को आसान पहुंच के लिए व्यवस्थित करना ही हमारे 5S सिस्टम में जो हमारा सेट इन ऑर्डर रहता है। सेट इन ऑर्डर का उद्देश्य क्या रहता है कि कोई भी हमारा टूल्स है या कोई भी हमारा फाइल वगैरह है तो उसको आसान पहुंच के लिए व्यवस्थित करना, मतलब जिसको आसानी से उपलब्ध कराया जा सके। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच क्लैंप इज बेस्ट सूटेड फॉर होल्डिंग मेटल पीस वाइल वेल्डिंग। धातु के टुकड़ों को वेल्डिंग के दौरान पकड़ने के लिए सबसे उपयुक्त क्लैंप कौन सा है? मतलब जब हम वेल्डिंग द्वारा वेल्डिंग करते हैं तो जो हमारे दो जॉब रहते हैं तो उन्हें पकड़ने के लिए हम किस प्रकार के क्लैंप का यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए क्या बोला है, पाइप क्लैंप।
ऑप्शन बी क्या बोला है लॉकिंग क्लैंप, ऑप्शन सी क्या बोला है स्प्रिंग क्लैंप, ऑप्शन डी बोला है एप क्लैंप। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। धातु के दो टुकड़ों को वेल्डिंग के दौरान पकड़ने के लिए सबसे उपयुक्त क्लैंप कौन सा रहता है? तो जो हमारा लॉकिंग क्लैंप रहता है वो हमारा वेल्डिंग के दौरान दो जॉब को पकड़ने के लिए सबसे बेस्ट क्लैंप रहता है। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द मोस्ट प्रिसाइज सरफेस फिनिश इज ऑब्टेन्ड बाय। सबसे सटीक सतह फिनिश किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है? जब हमें हाई एक्यूरेसी में किसी जॉब को फिनिश करना रहता है या जो हमारी सरफेस फिनिश प्रोसेस रहती है तो उसमें हमारी सबसे अच्छी सटीक सतह फिनिश कौन सा मतलब कौन सा ऑपरेशन देता है? तो ऑप्शन ए बोला है ग्राइंडिंग, ऑप्शन डी बोला है सुपर फिनिशिंग, ऑप्शन सी बोला है ड्रिलिंग, ऑप्शन डी बोला है बोरिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारी सुपर फिनिशिंग प्रोसेस रहती है वो हमारी सबसे सटीक सतह फिनिश प्रक्रिया रहती है। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच टाइप ऑफ सरफेस फिनिश इज यूज्ड फॉर बायोमेडिकल इम्प्लांट्स। बायोमेडिकल इम्प्लांट्स के लिए किस प्रकार की सतह फिनिश का उपयोग किया जाता है? जो हमारे बायोमेडिकल इम्प्लांट्स वगैरह रहते हैं तो उसके लिए हम किस प्रकार की सरफेस फिनिश को प्रेफर करेंगे? तो ऑप्शन ए बोला है रफ फिनिश रूखी सतह, ऑप्शन ई बोला है मिरर फिनिश दर्पण जैसी सतह, ऑप्शन सी बोला है मैट फिनिश, ऑप्शन डी बोला है टेक्सचर्ड फिनिश। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिरर फिनिश। मतलब जब बायोमेडिकल इम्प्लांट्स के लिए हम किस प्रकार की सरफेस फिनिश का यूज करेंगे तो उसके लिए हम मिरर फिनिश मतलब दर्पण जैसी सतह का यूज करेंगे। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द यूनिट ऑफ सरफेस रफनेस रा इज मेजर्ड इन। सतह खुरदरापन रा की इकाई किसमें मापी जाती है? जो हमारे रा वैल्यूज रहते हैं तो जो हमारी सतह खुरदरापन रहता है तो जो रा की इकाई रहती है वो किसमें मापी जाती है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है मिलीमीटर, ऑप्शन बी क्या बोला है माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी क्या बोला है नैनोमीटर, ऑप्शन डी क्या बोला है मीटर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइक्रोमीटर। तो जो हमारे रफनेस वैल्यू रहती है जिसमें हमारे रा मान रहते हैं आर ए मान, तो उनको उनकी जो इकाई रहती है वो क्या रहती है? माइक्रोमीटर रहती है। अगर इंच में पूछा जाता है तो इंच में हमारी माइक्रो इंच रहती है। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईटी इन टॉलरेंस सिस्टम। टॉलरेंस सिस्टम में आईटी का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन ए क्या बोला इंडस्ट्रियल टॉलरेंस, ऑप्शन बी क्या बोला इंटरनेशनल टॉलरेंस, ऑप्शन सी क्या बोला इंडिविजुअल टॉलरेंस, ऑप्शन डी बोला इंक्रीमेंटल टॉलरेंस। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। टॉलरेंस सिस्टम में आईटी का पूरा रूप क्या रहता है? तो आईटी का पूरा नाम रहता है इंटरनेशनल टॉलरेंस। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इन एन इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस हीट इज जनरेटेड बाय। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में ऊष्मा कैसे उत्पन्न होती है? जो हमारी फर्नेसेस वगैरह रहती हैं तो फर्नेस के टाइप में एक हमारी फर्नेस रहती है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। तो जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस रहती है उसमें जो ऊष्मा रहती है हीट वो कैसे उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है बर्निंग फ्यूल ईंधन जलाकर, ऑप्शन बी क्या बोला है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के द्वारा, ऑप्शन सी क्या बोला है आर्क फॉर्मेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोड के बीच आर्क निर्माण द्वारा, ऑप्शन डी क्या बोला है इंडक्शन हीटिंग द्वारा। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में ऊष्मा कैसे उत्पन्न होती है? तो आर्क फॉर्मेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड के बीच आर्क निर्माण विधि द्वारा ही हमारे इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच फ्यूल इज कॉमनली यूज इन ब्लास्ट फर्नेसेस। ब्लास्ट फर्नेस में आमतौर पर कौन सा ईंधन उपयोग किया जाता है? जो हमारी ब्लास्ट फर्नेस मतलब बात्या भट्टी रहती है तो उसमें हम अधिकतर किस प्रकार के फ्यूल का यूज करते हैं? तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है वुड लकड़ी, ऑप्शन बी क्या बोल रहा है कोक कोयला, ऑप्शन सी क्या बोला है डीजल, ऑप्शन डी बोला है एलपीजी। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोक। तो ब्लास्ट फर्नेस में आमतौर पर ईंधन के रूप में हम किसका यूज करते हैं? तो उसमें हम कोक का यूज करते हैं। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द फंक्शन ऑफ अ फर्नेस ब्लोअर इज टू।
भट्टी ब्लोअर का कार्य क्या है? जो हमारी फर्नेसेस वगैरह रहती हैं भट्टियां, तो उनमें जो ब्लोअर रहता है, मतलब जो पंखे के समान एक उपकरण रहता है, तो ब्लोअर का कार्य क्या रहता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? रिमूव इम्प्यूरिटीज, अशुद्धियों को हटाना। ऑप्शन डी क्या बोला है? प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर कंबूशन, दहन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करना। ऑप्शन सी क्या बोला है? रिड्यूस हीट लॉस, ऊष्मा हानि को कम करना। ऑप्शन डी क्या बोला है? कंट्रोल टेम्परेचर, तापमान को नियंत्रित करना। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर कंबस्टन, दहन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करना ही हमारे भट्टी में ब्लोअर का कार्य रहता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन माइल्ड स्टील? माइल्ड स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी रहती है? जो हमारी माइल्ड स्टील धातु वगैरह रहती है, तो जिसमें हमारा कार्बन का परसेंटेज रखा जाता है, वो कितना रखा जाता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? 0.05% से 0.25%। ऑप्शन डी क्या बोला है? 0.3 से 0.8%। ऑप्शन सी क्या बोला है? 1% से 2%। ऑप्शन डी क्या बोला है? मोर देन 2%, 2% से अधिक। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारी माइल्ड स्टील रहती है, तो उसमें जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा रखी जाती है, वो रखी जाती है 0.05% से 0.25%। अगर पूछ लेता कि जो हमारा कास्ट आयरन है उसमें कार्बन की मात्रा कितनी रखी जाती है, तो वो रखी जाती है 2% से अधिक। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ एडिंग निकल टू स्टील? स्टील में निकल मिलाने का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? जो हमारी स्टील रहती है, तो उसमें अगर हम निकल मिला देते हैं, तो निकल मिलाने का उद्देश्य क्या रहता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? इंक्रीज हार्डनेस, कठोरता बढ़ाना। ऑप्शन डी क्या बोला है? इंप्रूव कोरोजन रेजिस्टेंस, जंग प्रतिरोध में सुधार। ऑप्शन सी क्या बोला है? रिड्यूस वेट, वजन कम करना। ऑप्शन डी क्या बोला है? इंप्रूव मशीन एबिलिटी, मशीनी क्षमता सुधारना। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंप्रूव कोरोजन रेजिस्टेंस, जंग प्रतिरोध में सुधार करना ही, मतलब जब हम स्टील में निकल मिला देते हैं, तो जो हमारी स्टील रहती है उस पर जंग हमारा ना के बराबर लगता है, मतलब उस पर जंग वगैरह नहीं लगता है। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच टाइप ऑफ स्टील इज कॉमनली यूज इन कंस्ट्रक्शन? निर्माण कार्यों में आमतौर पर किस प्रकार की स्टील का उपयोग किया जाता है? मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए हम किस प्रकार की स्टील का यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? स्टेनलेस स्टील। ऑप्शन बी क्या बोला है? टूल स्टील। ऑप्शन सी क्या बोला है? माइल्ड स्टील। ऑप्शन डी बोला है हाई स्पीड स्टील। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंस्ट्रक्शन कार्यों के लिए हम किस प्रकार की स्टील का यूज करेंगे? तो उसके लिए हम माइल्ड स्टील का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच टाइप ऑफ बोल्ट इज यूज टू अटैच मेटल टू कंक्रीट? किस प्रकार के बोल्ट का उपयोग धातु को कंक्रीट से जोड़ने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? एंकर बोल्ट। ऑप्शन बी बोला है यू बोल्ट। ऑप्शन सी बोला है हेक्सागोनल बोल्ट। ऑप्शन डी बोला है मशीन बोल्ट। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो हमारा एंकर बोल्ट रहता है उसका प्रयोग धातु को कंक्रीट से जोड़ने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फाउंडेशन बोल्ट? निम्नलिखित में से कौन सा फाउंडेशन बोल्ट का एक प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? एल टाइप बोल्ट। ऑप्शन बी क्या बोला है? जे टाइप बोल्ट। ऑप्शन सी क्या बोला है? एक्सपेंशन बोल्ट। ऑप्शन डी बोला है बॉल बोल्ट। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा बॉल बोल्ट रहता है वो हमारे फाउंडेशन बोल्ट के अंतर्गत नहीं आता है। उसके अलावा हमारा एल टाइप बोल्ट हो गया, जे टाइप बोल्ट हो गया, एक्सपेंशन बोल्ट हो गया, ये हमारे फाउंडेशन बोल्ट है, लेकिन बॉल बोल्ट हमारा फाउंडेशन बोल्ट के अंतर्गत नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच टाइप ऑफ फाउंडेशन बोल्ट इज कॉमनली यूज्ड इन हैवी मशीनरी इंस्टॉलेशन? भारी मशीनरी स्थापना में आमतौर पर किस प्रकार के फाउंडेशन बोल्ट का उपयोग किया जाता है? मतलब जहां पर हमें भारी मशीनरी की स्थापना वगैरह करना है, तो वहां पर हम किस प्रकार के बोल्ट का अधिकतर यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? आई बोल्ट। ऑप्शन डी क्या बोला है? रैक बोल्ट। ऑप्शन सी क्या बोला है? जे टाइप बोल्ट। ऑप्शन डी बोला है हेक्सागोनल बोल्ट। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा रैक फाउंडेशन बोल्ट रहता है वो हमारा भारी मशीनरी स्थापना में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच टाइप ऑफ फाउंडेशन बोल्ट इज बेंट एट 90 डिग्रीज? कौन सा फाउंडेशन बोल्ट 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ होता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? जे बोल्ट।
ऑप्शन बी क्या बोला है एल बोल्ट, ऑप्शन सी क्या बोला है हुक बोल्ट, ऑप्शन डी बोला है एंकर बोल्ट। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा एल बोल्ट रहता है वो हमारा 90 डिग्री के एंगल पर मुड़ा हुआ होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ वाशर इन अ फाउंडेशन बोल्ट असेंबली। फाउंडेशन बोल्ट असेंबली में वाशर का उद्देश्य क्या है? जो हमारा फाउंडेशन बोल्ट रहते हैं तो उसमें जो हम वाशर का यूज करते हैं तो जो वाशर रहती है उसका उद्देश्य क्या रहता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है टू इंक्रीज फ्रिक्शन, घर्षण बढ़ाने के लिए। ऑप्शन ई क्या बोला है टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड इवनली, भार को समान रूप से वितरित करने के लिए। ऑप्शन जी क्या बोला है टू रिड्यूस द वेट ऑफ द बोल्ट, बोल्ट का वजन कम करने के लिए। ऑप्शन डी क्या बोला है टू मेक द बोल्ट रस्ट प्रूफ, बोल्ट को जंगरोधी बनाने के लिए। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड इवनली, भार को समान रूप से वितरित करने के लिए फाउंडेशन बोल्ट में असेंबली में जो हमारे बासर रहता है उसका कार्य क्या रहता है? जो भार वगैरह रहता है तो उसको समान रूप से वितरित करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच टाइप ऑफ जिग बुशिंग्स इज यूज्ड फॉर हाई प्रिसीजन ड्रिलिंग। उच्च सटीक ड्रिलिंग के लिए किस प्रकार की जिग बुशिंग का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए क्या बोला है प्रेस फीड बुशिंग, ऑप्शन बी क्या बोला है रिन्यूएबल बुशिंग, ऑप्शन सी क्या बोला है लाइनर बुशिंग, ऑप्शन डी बोला है स्लिप फिक्स्ड बुशिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारी स्लिप फिक्स्ड बुशिंग रहती है तो उसका प्रयोग उच्च सटीक ड्रिलिंग के लिए जिग बुशिंग का उपयोग किया जाता है। मतलब जहां पर उच्च सटीक मतलब हाई प्रिसीजन ड्रिलिंग की बात जहां पर आ जाती है वहां पर हम स्लिप फिक्स्ड बुशिंग का यूज करेंगे। तो 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इन विच टाइप ऑफ जिग बुशिंग कैन द ड्रिल बिट मूव फ्रीली आफ्टर ड्रिलिंग। किस प्रकार की जिग बुशिंग में ड्रिलिंग के बाद ड्रिल बिट स्वतंत्र रूप से चल सकती है? तो ऑप्शन ए बोला है स्लिप बुशिंग, ऑप्शन डी बोला है फिक्स्ड बुशिंग, ऑप्शन सी बोला है प्रेस फुट बुशिंग, ऑप्शन डी बोला है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो किस प्रकार की जिग बुशिंग में ड्रिलिंग के बाद ड्रिल स्वतंत्र रूप से चलती है? तो वो रहती है हमारी स्लिप बुशिंग। मतलब स्लिप बुशिंग में जो हमारी जिग बुशिंग रहती है तो ड्रिलिंग के बाद वो फ्रीली रूप से चलती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है? 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच टूल पोस्ट इज कॉमनली यूज इन लेथ मशीन्स। लेथ मशीन में आमतौर पर किस टूल पोस्ट का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है सिंगल टूल पोस्ट, ऑप्शन बी क्या बोला है फोर वे टूल पोस्ट, ऑप्शन सी क्या बोला है रिवॉल्विंग टूल पोस्ट, ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आमतौर पर लेथ मशीन पर हम किस प्रकार के टूल पोस्ट का यूज करते हैं? तो उस पर हम फोर वे टूल पोस्ट का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? सॉरी 30 क्या बोल रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वर्नियर स्केल और मैन स्केल के बीच का अंतर क्या कहलाता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्नियर स्केल एंड द मैन स्केल कॉल्ड? ऑप्शन ए बोला है जीरो त्रुटि, मतलब शून्य त्रुटि, ऑप्शन बी क्या बोला है न्यूनतम गणना, ऑप्शन जी क्या बोला है पैरेलक्स एरर, ऑप्शन डी बोला है कैलिब्रेशन एरर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वर्नियर स्केल और मैन स्केल के बीच का अंतर क्या कहलाता है? हमारा लीस्ट काउंट कहलाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है? 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वर्नियर कैलिपर में मुख्य स्केल पर किस प्रकार की इकाइयां होती हैं? What type of units are presented on the main scale of vernier caliper? ऑप्शन ए क्या बोला है सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स, ऑप्शन ई क्या बोला है इंच और फिट, ऑप्शन जी क्या बोला है किलोग्राम एंड ग्राम्स, ऑप्शन डी बोला है लीटर्स एंड मिलीमीटर्स। तो फ्रेंड जो हमारे वर्नियर कैलिपर रहती है तो उसका जो मुख्य स्केल रहता है मतलब मेन स्केल रहता है तो उस पर जो इकाइयां रहती हैं तो वो कैसी रहती है? तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वो रहती है हमारी सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर्स में, या मिलीमीटर से, या उसके अलावा अगर हम बोले तो वो रहती है हमारी मिलीमीटर और सेंटीमीटर में। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है? 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वर्नियर कैलिपर में पैरेलक्स त्रुटि क्यों होती है? वाई डज अ पैरेलक्स एरर ऑकर इन वर्नियर कैलिपर? तो ऑप्शन ए क्या बोला है गलत नजरिए से देखने के कारण, ऑप्शन ई क्या बोला है क्षतिग्रस्त जबड़ों के कारण, ऑप्शन जी क्या हो रहा है गलत न्यूनतम गिनती के कारण, ऑप्शन डी बोला है स्केल में घर्षण के कारण। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ड्यू टू इम्प्रॉपर आई पोजिशनिंग, गलत नजरिए से देखने के कारण हमारी जो
पैरेलैक्स एरर रहती है वो किस कारण से होती है, तो गलत नजरिए। अगर हम सही तरीके से रीडिंग को नहीं देखेंगे तो वो हमारी पैरेलैक्स एरर के अंतर्गत आती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला है? 33 नंबर क्वेश्चन बोला है, यदि वर्नियर कैलिपर में पॉजिटिव शून्य त्रुटि है तो उसे कैसे सुधारा जा सकता है? अगर हमारा वर्नियर कैलिपर वगैरह है, अगर उसमें हमारी धनात्मक त्रुटि है तो उसके लिए हम क्या करेंगे या उसकी एरर को कैसे सुधारेंगे? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? एडिंग द एरर वैल्यू, त्रुटि मान को जोड़कर। ऑप्शन बी क्या बोला है? सबस्ट्रैक्टिंग द एरर वैल्यू, त्रुटि मान को घटाकर। ऑप्शन सी क्या बोला है? इग्नोरिंग द एरर, त्रुटि को अनदेखा करके। ऑप्शन डी क्या बोला है? त्रुटि के मान को गुणा करके। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबस्ट्रैक्टिंग टू द एरर वैल्यू, त्रुटि मान को घटाकर। अगर हमारी पॉजिटिव एरर है तो घटा देंगे और अगर नेगेटिव एरर है तो जोड़ देंगे। तो इस प्रकार जो हमारी त्रुटि है वो सुधर जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है? 34 नंबर क्वेश्चन बोला है, हॉट फोर्जिंग आमतौर पर किस तापमान पर की जाती है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? बिलो 500 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। ऑप्शन डी क्या बोला है? 500 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। ऑप्शन सी क्या बोला है? 700 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। ऑप्शन डी बोला है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेटवीन 700 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जो हॉट फोर्जिंग रहती है आमतौर पर कितने तापमान पर की जाती है? तो 700 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच की जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है? बोल रहा है, बिलो टार्च का उपयोग फोर्जिंग में क्यों किया जाता है? वाई इज अ बिलो टार्च यूज्ड इन फोर्जिंग? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? धातु को काटने के लिए। ऑप्शन डी बोला है धातु को गर्म करने के लिए। ऑप्शन सी बोला है धातु को आकार देने के लिए। ऑप्शन डी बोला है धातु को ठंडा करने के लिए। तो फ्रेंड आप सभी को पता होगा, जो हमारा फोर्जिंग रहता है तो उसमें बिलो टार्च का यूज हम किस लिए करते हैं? टू हीट द मेटल, धातु को गर्म करने के लिए हम बिलो टार्च का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी वीडियो के 35 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर दें।